साथियों का, जेपी सिंह साहब का और रितेश पांडे जी का हृदय से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जेपी सिंह जी के बारे में आपको जो बताया गया उसमें एक दो बात मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर वो अपना परिचय देंगे। जन सुराज में हम लोग जो सबसे ज्यादा जिस बात को महत्व देते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसी बिहार की व्यवस्था से लड़कर अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनको हम लोग सबसे ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। जेपी सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे। फिर पटना कॉलेज आए और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। 59th ऑल इंडिया रैंक इनका है और अभी सर्विंग एडीजी हैं। बिहार के एडीजी लोग का हालत देख लीजिए। लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बढ़कर बिहार के वो बेटे हैं जो हिमाचल में बहुत इन्होंने नाम कमाया है। 2 जगह वहाँ रेंज आईजी रहे हैं, वहाँ पर 3 जिलों के एसपी रहे हैं और अपना परिचय ये और देंगे कि ये क्यों जन सुराज से जुड़े हैं। तो मैं इनका फिर से एक बहुत बड़े परिवार की ओर से इनका स्वागत, इनका अभिनंदन और आप सबसे गुजारिश कि आप लोग इनकी मदद भी कीजिए और इनके अनुभव का लाभ जन सुराज को और आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। और आज से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम की हालत बिहार में क्या हो रही है और किस तरह पुलिस अफसर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं रितेश पांडे जी। हम ज्यादा पिक्चर नहीं देखते हैं, गाना होना भी कम ही सुनते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक गाना अगर कोई सुना गया है तो रितेश पांडे जी का गाना है हेलो। क्या नाम है गाने का? हेलो कौन? देखिए आप लोग बता रहे हैं 110 करोड़ 110 करोड़ लोगों ने उसको अभी तक उस गाने को देखा है। ये घर में इनका जन्म हुआ है। ये भी सामान्य परिवार के बच्चे हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक पहले रहे हैं। बीच में लालू यादव के जमाने में वो नौकरी भी चली गई। ये बता रहे थे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए इनके बाबूजी बनारस गए, बच्चों को ले गए, वहां बच्चों को पढ़ाया और उस संघर्ष से निकले हुए ये आदमी आज 40-50 पिक्चरों में इन्होंने अभिनेता के तौर पर काम किया है। बहुत बड़े सिंगर हैं और ये दोनों लोगों से मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखें। उसके बाद आज का जो विषय है, जो आपको ज्यादा महत्व है, चाल चरित्र चेहरा वाली बीजेपी के अध्यक्ष के चाल चरित्र चेहरा का दूसरा किस्त आज जारी होगा और आपसे सीधे मुखातिब होंगी राजेश शाह जी की मां और उनकी बहन। जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उनकी मां यहाँ अमला देवी जी आई हैं और उनकी बहन आई है। ये लोग देखिए डर के मारे, उनकी बहन देखिए वहां किनारे बैठी हैं और मैं रीता जी, और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बिहारी होने के नाते अब इनकी सुरक्षा का जिम्मा अब हम लोगों का है। इनको कल दिन रात तक लोगों को इनको धमकी दे रहा है कि सामने मत आइए कैमरा पर। ये माँ और बहन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ 2007 से लड़ रहे हैं। वो पूरी बात बताएंगे अभी आपको उससे। और आज इसलिए भी चुना है कि आज मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कहेंगे। और आज सुनिएगा कि उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष जिस पर मर्डर का आरोप है, वो जिस बच्चे की हत्या हुई है, उसकी मां अमला देवी कैसे अपना जीवन बिता रही है 2008 से, आप उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। उससे पहले ये 2 साथी जो जन सुराज में जुड़ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2-2 मिनट अपना बात रख दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से बैठिए। मंच पर
विद्यमान सभी विभूतियों का अभिनंदन करते हुए, आप सभी को अभिनंदन करते हुए मैं दो शब्द कहना चाह रहा हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह, गांव टेगड़ा, मांझी, सारण का रहने वाला हूँ। पिताजी किसान, बचपन से गांव में ही समय बिताया, गांव के स्कूल से पढ़ा, आगे पटना विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ मैं पटना कॉलेज। उसके बाद मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ज्वाइन किया। पंजाब में आतंकवाद से लड़ा, कारगिल में रहा हूँ, कुछ रजौरी में आतंकवाद से लड़ा। उसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिक्योरिटी मैनेजर रहा, यूपी सिविल सर्विस में रहा और फिर यूपीएससी दिया। 10-12 साल की सर्विस के बाद मैंने यूपीएससी दिया और प्रथम प्रयास में 59 रैंक आया, हिमाचल कैडर मिला। हिमाचल कैडर का मैं आईपीएस अधिकारी था। हिमाचल कैडर में 25 साल में सर्विस किया हूँ, 3 जिलों में एसपी, 2-3 जोन में मैं आईजी रहा हूँ और वर्तमान में मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, जो कि बिहार में डीएमपी है। उसी तरह से वहाँ पर आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग वर्टिकल कहते हैं, उसका मैं हेड था। भारत सरकार में मैं लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट अफसर रहा हूँ और केंद्र सरकार में उस समय मंत्री थे जनरल वीके सिंह, उनका निजी सचिव रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्टर रहा हूँ और इस तरह से अनेक भारत सरकार में भी 6-8 मंत्रालय में मुझे काम करने का अनुभव है। इन सर्विस कोर्सेज मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर IIM लखनऊ से लेकर और कैम्ब्रिज में किया है। तो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी हमको अनुभव होता रहा बेहतरी का। जहाँ तक सुराज की बात है, जैसे ही इस अभियान का शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने किया, मैं उसी समय से मैं फॉलो करने लगा और अभियान जैसे जैसे बढ़ने लगा मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः यह एक युगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो इस तरह से चंपारण से आपने अपनी शुरुआत की थी और जिस तरह से बिहार को विकसित करने का स्वप्न लेकर आप आगे बढ़े थे, हम लोगों को लगता था, हमारे जैसे अनेक IAS IPS जो बिहार के हैं, जो संघर्षों से आगे बढ़े हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो यहाँ से आगे बढ़ के निकल गए लेकिन हमारा प्रदेश पीछे छूट गया। वो दर्द मुझे भी था और मैंने महसूस किया कि चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से आपने जिस अभियान की शुरुआत किया है और अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर, आप भी गांव से निकले हैं और आप यूएन तक का आपका एक्सपोजर है। आपने अनेक लोगों को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। तो ऐसा विजन और अनुभव का आदमी, ऐसा साधन संपन्न आदमी अगर कंफर्ट जोन से निकलकर जाड़ा गर्मी और बरसात में गांव में पैदल घूम रहा है तो जरूर उसके मन में बिहार के लिए भयंकर पीड़ा है। यही पीड़ा मैं भी महसूस करने लगा और मुझे लगा कि मैं भी सारण का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम जयप्रकाश रखा है। जयप्रकाश का अर्थ ही होता है त्याग और बलिदान। मुझे लगा कि ये बिहार के लिए ये नई व्यवस्था उदय हो रही है और इसलिए मुझे भी अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस मोड़ पर हम आकर हम नौकरी से त्याग पत्र दें और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी बेटी के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, प्रशांत जी का हाथ मजबूत करना है। और इसलिए सब कुछ मैं छोड़कर, आप समझ सकते हैं आज के समय में छोटी छोटी नौकरियों को पाना कितना मुश्किल है। ऐसे में ये कठिन फैसला था, लेकिन मुझे लगा कि यही मुझे अपने नाम को सार्थक करने का समय है और अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय है। अब आगे से हम पूरी तरह से बिहार के लिए काम करेंगे और इस विजन के साथ पूरी तन्मयता से, तन मन धन और मन वाणी और कर्म से हम पूरी तरह से संकल्प लेकर अपने को समर्पित कर दिया हूं और आज से मैं ये ज्वाइन किया हूं। मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है कि मुझे इस विजन के साथ ज्वाइन करने का मौका प्रशांत जी ने दिया है और जो सीनियर पदाधिकारियों ने दिया है। मैं जन स्वराज परिवार का, शीर्ष नेतृत्व का सबका आभारी हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से जन स्वराज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं समर्पित रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वही से शुरू कर लो। पहले तो आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम
इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। सुखदेव दुबे वाला जो आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है मुख्य सुरक्षा अधिकारी बन गया और वहाँ बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी है अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया है, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता ही वो मालिक अब की बात चाहते हैं, जन सूरज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश भाई ने जो दर्द बयान किया है, ये सब बिहारी का, हर परिवार का, हर बच्चे का, हर माँ का, हर पत्नी का ये दर्द है। हम लोग यही रोजगार चाहते हैं, यही वो नया बिहार चाहते हैं जहाँ यहीं पर रोजगार हो। हम लोग मोदी जी का सड़क और ट्रेन बहुत सुन लिए, अब हम लोग को रोजगार चाहिए। अब ये बात खत्म हुई, इन दोनों साथियों से आगे आपका मुलाकात, आपकी साक्षात्कार होती रहेगी। मैं अब अनुमति चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जो दिलीप जायसवाल जी के बारे में, जो व्यक्ति के बारे में नहीं है, भाजपा के राज्य के अध्यक्ष के बारे में जो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी विधिवत शुरुआत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन तो ये लोग किए हुए हैं, आप फोटो खिंचाना है? अच्छा, तो एक बार खड़ा होकर हम लोग फिर से करना पड़ेगा। पहने हुए हैं, अरे ये लोग दिल से, सिराज में लोग दिल से जुड़ता है, गमछा पहन के नहीं जुड़ता है। नौकरी आप गमछा के लिए थोड़े छोड़ते हैं। यहाँ चपरासी के नौकरी के लिए मारा मारी आए वो नीतीश जी के लिए। हाथ उठा लिया जाएगा लास्ट में यार, कम हो जाएगा, काहे कम हो जाएगा। अभी दिलीप जायसवाल का सुन के जाओ भाई। हाथ उठा लिया, सीधा हो जाइए, आप झुक जा रहे हैं। सर आपका चेहरा नहीं आ रहा सर। अरे भाई चेहरा आ गया सर। अब आ गया। अब जो लोग चेहरा छुपा कर बैठे हैं उनके बारे में सुनिए। अमला जी को इधर लाइए जरा, उनकी माता जी को इधर लाइए, माता जी को इधर कीजिए, तो जहाँ सिस्टर बैठी उनको वहीं बैठे रह दीजिए। सब लोगों को नमस्कार। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते खेद प्रकट करता हूं कि आप लोग गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। प्रयास करेंगे कि आगे से कुछ बेहतर इंतजाम किया जाए, लेकिन जगह की कमी है, इसलिए मोटे तौर पे ऐसा चलेगा। ये जो प्रकलन है जिसके बारे में विस्तार से तो प्रशांत जी से भी ज़्यादा पीड़ित जो हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धीरे धीरे ये प्रयास हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इसको कोई व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील कर दी जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा जो ये मुद्दा उठाना है ये 2 स्तर पे है। और पहला स्तर
भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रश्न है कि आप जो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, उस चाल चरित्र चेहरा में ऐसे व्यक्ति बिहार जैसे राज्य के आपके अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, जिन पे तरह तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, जिसने अपने पैसे और ताकत के बल पर लोगों को डराया है, धमकाया है और संगीन अपराध किए हैं। ऐसा व्यक्ति उनको किस तरह मंजूर हो सकता है अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? और हम ये भी जानते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हटाए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस नए भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जिम्मेदारी लेने की कोई रीत रिवाज नहीं है। वो पुल गिर जाए, सड़क गिर जाए, हवाई जहाज गिर जाए, ट्रेन के सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाए, आंतरिक सुरक्षा के ऐसे ऐसे मामले हो जाएं जिससे देश को करीब करीब बाध्य होना पड़े पड़ोसी मुल्क से युद्ध करने का, लेकिन यहां कोई जिम्मेदार नहीं है। आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को जरूर कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होगा। वो ट्रेन नहीं चला रहे थे कि ट्रेन की एक्सीडेंट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को जरूर कष्ट हो रहा होगा कि वो प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन प्लेन की दुर्घटना से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज शिवराज पाटिल जैसे व्यक्ति को भी दुख हो रहा होगा कि बंबई में जो हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो गृह मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये परिपाटी नहीं है, मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी नहीं है, कोई जिम्मेदार किसी चीज का नहीं है। तो पहले तो हमें उत्तर चाहिए कि आज जो मोदी जी मोतिहारी आ रहे हैं, तो क्या वो ऐसे व्यक्ति के साथ मन साझा करना चाहेंगे? ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को अपने बगल बिठाना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो बिहार के लोग देखेंगे कि ऐसे रंगे हुए व्यक्ति जिसपे एक से एक संगीन आरोप हो, उसमें उसके बगल बैठकर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और जैसा प्रशांत जी ने ठीक कहा, शायद कोई सौगात वौगात भी दे के जाए कि कुछ और श्रमिकों के लिए ट्रेन चला दे, कुछ सड़क या पुल का निर्माण करवा दे, लेकिन मूल प्रश्न पे नहीं आएंगे कि यहाँ से पलायन कब रुकेगा, यहाँ रोजगार कब बढ़ेगा, यहाँ भ्रष्टाचार कब कम होगा, यहाँ शिक्षा कब बढ़ेगी, ये उनको चिंता नहीं है। हमारा दूसरा जो स्तर है इसका, वो व्यक्तिगत स्तर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जन सुराज पार्टी की ये नीति है कि हम एक न्याय संगत व्यवस्था चाहते हैं, और न्याय संगत व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी पीड़ित अगर हमारे पास मदद के लिए आएगा तो हम अपनी पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि उसकी मदद की जाए। और इसी क्रम में वो सरदार मोलेश्वर सिंह जी के परिवार के सदस्य हो या राजेश जी के लोग हों, उनकी माँ और बहन हो, उनकी बहन और उनकी माँ की जितनी तारीफ की जाए कम है कि इतने ताकतवर व्यक्ति के सामने भी, वो दिलीप जायसवाल के सामने भी ये पिछले 22-23 साल से अपने भाई और अपने बेटे के लिए न्याय मांगते घूम रहे हैं। इन दो बातों पर आज चर्चा होगी, हम लोग अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का। और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग एक बार अपना अपना कैमरा इस बूढ़ी माँ अमला देवी की ओर घुमाइए और इनके चेहरे के पीड़ा को देखिए। इनका बच्चा, इनके 6 बच्चे हैं और ये लोग बहुत गरीब घर के लोग हैं। इनके पति वहां साधारण छोटा मोटा व्यापार रोजी रोजगार करके अपना जीवन चलाते हैं, परिवार चलाते थे। 2007 में इनके घर के बगल में सरस्वती शिशु मंदिर के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ रोड और रोड के इर्द गिर्द जमीन के खरीद बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। इनका एक लड़का राजेश था, उस समय उसने वहां लोकल लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध किया। दिलीप जायसवाल जी वहां 10 एकड़ जमीन कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती करना चाहते थे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इनके लड़के ने उसका विरोध किया, पहले उसको धमकी मिली, पीछे हटने की बात कही गई और फिर 2007 में एक दिन उसका एक दोस्त दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर उसको घर से मोटरसाइकिल से पकड़ बैठाकर ले गया, इन सब के सामने ले गया। और फिर इनको खबर मिलती है कि एक भीड़ ने उस बच्चे को, इनके बेटे को घेर कर पीटा है और इतनी बुरी तरह पीटा है
कि वो ऑलमोस्ट मरणासन्न हो गए और उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए। उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले एमजीए माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया है। वो बच्चा 50 उसको 100 लोग रोड पर मारते रहे, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल, उसने पिस्टल नहीं चलाया। और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? पुलिस के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी, उस बच्चे को वहां से दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, राजेश शाह को। उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में अभी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से, राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात। 1 साल तक करीब इनका FIR रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का SP, अब नाम पिछली बार नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, MK नायर, उसने MR नायक जो वहां के SP थे, उनकी पत्नी बजाबता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का IO SK दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। SK दुबे जो केस का IO था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बाकायदा काम किया। और आप कहते हैं कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से DGP ने फोन करके SP को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम, इनके जो शब्द हैं कि तुम FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हो। SP ने बुलाया और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि SP अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि SP ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी वादी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि CID को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है, और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई, भीड़ के मारने से हुई कि अस्पताल में पॉइजन देने से हुई कि कार्डियक अरेस्ट से हुआ। किसी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी के हाथ में नहीं है। और ये लोग, जब से दिलीप जायसवाल को ये पता चला है कि ये महिलाएं जन सुराज के संपर्क में आई हैं, ये पब्लिक में बात उठ सकती है,
तो कल की बात बता रहा हूं आपको, ये महिला को 50 से ज्यादा फोन किया है उनके गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे तो खैर नहीं है, यहाँ आकर जो समझौता करना है कर लीजिए। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, और अगर नहीं होगा तो कल परसों आपको नंबर भी जारी करेंगे, किस नंबर से वहां के लोकल नेता 4 अभियुक्त, चारों भाजपा के लीडर है वहां। अभी एक आदमी तो अभी 2024 तक भाजपा का जिला अध्यक्ष था, नामजद अभियुक्त है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई, अपने राज्य के अध्यक्ष से, दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं है। कॉलेज कब्जा करने की बात भी तो कहता है कि वो मौलेश्वर सिंह का कॉलेज हमको कोर्ट से डिग्री है, इसमें कौन सा कोर्ट से डिग्री है। तो मैं अभी चाहूंगा कि 2 मिनट पहले आप अमला देवी, पहले उस महिला का जिगर जो है वो देखिए कि कितना मजबूत जिगर है कि उसने कहा कि हम अपने बच्चे के खून से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना आप डरा लो, जितना लालच दे दो, मैं मानूंगी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अमला देवी जी अपना बताएं अपने शब्दों में कि इनके साथ क्या हुआ है और कैसे इस व्यवस्था ने इनके साथ अन्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए माता जी। हमारे बच्चा को मार दिया, बेटा को, और उनको देखने तो हाथ नहीं दिया। कितनों समझ गए, कितनों गोल पकड़े, हमको देखने तलिक नहीं दिया। और हम आप माइक पकड़िए ना, आप माइक पकड़िए, आप बोलिए माता जी बोलिए। उसके बाद भी हमको बहुत अधिक किए, टॉर्चर किए, बहुत किए, मगर हम नहीं हटे। हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप लोग का शरण में इसका इंसाफ दीजिए, आप लोग हमारा बच्चा का इंसाफ कीजिए। जिसको जो पूछना है पूछ सकते, उनकी बहन को दीजिए। मेरा नाम गीता कुमारी है। आगे। अरे वो डरी हुई है भाई, आप लोग कह रहे साड़ी हटा दीजिए, हमने कहा अपना चेहरा, उनको इतना डर है, कल तक कह रहा है कि यहाँ रहने नहीं देंगे। अब देखिए हालत क्या है बिहार का। बोलिए आप, अब चेहरा ढक के ही बोलिए। मेरा नाम गीता कुमारी है। मैं वो वाला अवागन बहन हूँ जो अपने भाई का मरा मुँह तक नहीं देखने दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार-बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार-बार भगा देना था, सब बेइज्जत किया था कि जिंदल की बहन हो, जिंदल की बहन हो बोल के। ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई नेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और बहन के लिए कर कितनों का सबके पास जा रही थी, सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं, अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। चलिए अब जिनको सवाल पूछना है पूछने दीजिए। मुख्यमंत्री से आप मिले तो नीतीश कुमार जी आपसे मिले तो नीतीश कुमार जी क्या बताए थे आपको? बोले थे कार्रवाई होगी। नीतीश जी से कब मिले थे बताइए। नीतीश जी कब मिले थे? कितना दिन पहले मिले थे आप मुख्यमंत्री? कितना दिन पहले नहीं, 15 साल पहले मिले। 15 साल पहले, एसपी साहब का घटना 2007 का। 2007 की घटना है। 15/10/2007 एसपी साहब से मुलाकात हुई तो एसपी साहब ने क्या कहा था? जी, एसपी साहब एमआर आए थे उस समय। जब उनके पास गए, 2-3-4 बार गए, बोले कि मेरा केस FIR दर्ज कर लीजिए, नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लेके बार जा रहे थे। तो मेरे सामने ही 2-4 लोगों को मार के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन मेरे अंदर जब कोई खोल रहा था वो आपको बता नहीं सकते। हम तो लड़की थे, लड़का होते तो शायद उसी समय दिल्ली जेल को मार दिए होते, लेकिन हम मजबूर थे, मेरे साथ कोई नहीं था। वो हमको बोले कि शादी ब्याह कर लो, तो ये सब केस लगने से कोई काम थोड़ा ना होता है। हम बोले आप मेरी शादी करवाएंगे, तो मुझे डांटने लगे और बोले इसको बाहर करो। एसपी साहब बोले जी माइनस करने के लिए भी बोला जा रहा था आपको? जी, बहुत बार बोला गया। सीआईडी में केस गया था, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीआईडी जब गए थे तो सीआईडी को उनके यहाँ ही बुला करके वो अपने कमरा उमरा दिलवाए थे, और सीआईडी को वहीं पे सारे मेरे मोहल्ले के लड़कों को बुला करके वहीं पे दवाई दिलवाए थे।
क्या धमकी मिल रहा है? रिपोर्ट में कुछ कहा गया था, दिया ही नहीं गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मुझे तो बहुत बोली जो वो तुम्हारा एक भाई का जो हसर हुआ है वही दोनों और भाई का हो जाएगा। फोन करके ये बात आपको मुझे बहुत सारे सुशांत गोप है, दीपक श्रीवास्तव है, राकेश झा है। प्रशांत किशोर के साथ आप आई हैं तो आपको क्या क्या धमकी मिल रहा है कि मत जाओ पटना में, प्रशांत किशोर के पास मत जाओ, क्या क्या फोन करके धमकी? ऐसा बोला गया कि मीडिया के सामने आप न जाए। मीडिया के सामने नहीं जाए। जी अभी प्रशांत किशोर के पास आई हैं, उम्मीद है आपको न्याय का? जी पूरा उम्मीद है। चलिए हो गया। लगातार करो इसमें। देखिए, हमारे आपके लिए सवाल जवाब की बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। दो महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है। कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का? जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सीन की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहें, क्योंकि वहां इनको रहने में इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं कि बताइए दो महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, तो केस करने से क्या होता है? और कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया। मुंह बंद है। आप लोग अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर के मारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जन स्वराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक। राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रही हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंहबोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंहबोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है। उनमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं,
हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है, ये कौन अगले हैं? मेरे भाई तुम लोग किसी के नहीं हो, तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है और उस बात को दबाया जा रहा है। इसीलिए जन सुराज ने बात को उठाया है। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। प्रशासन लगता है कि जिस तरीके से बिहार के अधिकारी की टिप्पणी आती है किसानों पर, उसके बाद तो लगता है कि महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। भाई पुलिस वाले क्या टिप्पणी कर रहे हैं? अच्छा एक मिनट, गिरी जी कुछ अपना लीगल बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। एक बात मैं आपका पूरी कर दूं। अब आप देखिए कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब है। यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हो डीजीपी कि चूंकि अभी खेती किसानी का काम नहीं है, कम है, इसलिए क्राइम बढ़ा हुआ है। ऐसा बेवकूफी भरा बयान मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में किसी आईपीएस अफसर ने कभी दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब किसान मजदूर खेती नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, यही तो आप कह रहे हैं कि जब खेती में लोग व्यस्त हो जाएंगे, हाँ तो बारिश होगा तो क्राइम कम हो जाएगा, लोग अपना काम में लग जाएंगे। तब भैया जब बारिश और खेती पर ही क्राइम है तो तुम काहे के लिए सैलरी ले रहे हो? तुम भी छोड़ दो, बारिश जब होगी तो क्राइम कम होगा, बारिश नहीं होगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। अगर उन्हीं तो फिर काहे सैलरी ले रहे हो, काहे गरीब जनता के टैक्स के पैसा पर अय्यासी कर रहे हो? ये इन्हीं लोग का इनका ये रवैया, इनकी सोच है जो बताता है कि बिहार में स्थिति क्यों है। हर साल जुलाई के महीने में क्राइम बढ़ जाता है, उनका कहना है। अरे छोड़ो ना यार, कितना दिन से अभी बने हैं? अभी पिछला जुलाई में थे डीजीपी, डेटा ज्यादा देखे हैं। पिछला 3-4 बरस सच्चाई ये है कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर शराब और बालू से, माफिया से वसूली में लगा हुआ है। उसको फुर्सत कहाँ है ये क्राइम और लोगों की सुरक्षा देखने का? कोई मंत्री विधायक क्यों नहीं मारा जा रहा है? उसके पीछे 100 पुलिस वाला आगे पीछे घूम रहा है। सामान्य आदमी को कोई घुस के मार दे रहा है? ये सारा पुलिस प्रशासन, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर थाना पर पैसा बांधा है। बालू का कितना ट्रक जा रहा है उस पर पैसा लो, कितना शराब पकड़ा है उससे पैसा लो, कितना शराब का माफिया यहाँ काम कर रहा है उससे पैसा लो। पैसा कमाने से फुर्सत होगा तब ना लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। जुलाई या जून करने की बात है भाई। क्राइम का जो डेटा है ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें कोई ऐसा मंथली वेरिएशन नहीं है जो ये बता रहे हैं। और अगर मंथली वेरिएशन है भी तो भी कहा गया है कि एक महीना में पुलिस पर कोई दोष नहीं दिया जाएगा जितना भी क्राइम होगा? क्या बात करते हैं ये लोग? नीतीश कुमार का मास्टर को 125 यूनिट बिजली देकर 2025 के राज्य। अब फिर आप लोग चले, 20 वर्ष से ये आदमी बैठा हुआ है। नीतीश कुमार 20 वर्ष से सरकार चला रहे। एक इनकी उपलब्धि है, इनका नाम सर्वमान्य नाम है पलटू राम। तो बिजली के नाम पर भी इनका पलटू राम कितने बड़े, देख लीजिए। विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा कि फ्री बिजली देने से ज्यादा गलत काम कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के शब्द है विधानसभा में कि बिजली कम दर पर मिलनी चाहिए, फ्री नहीं मिलनी चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन ठहरे पलटू राम, तो जब जीवन में हर चीज पर से पलट गए तो इस पर भी पलट गए। अब आ जाइए आप विषय पर। बिहार में हम भी गांव गांव चले हैं। बिजली को लेकर लोगों की समस्या ये है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को, प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की समस्या है कि एक दिन भी अगर आपका बिजली का बिल आप जमा नहीं किए, मीटर खत्म हो गया, आपका घर में अंधेरा हो गया। ये नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि पहले तो कभी फ्री बिजली दिए नहीं, और अभी चुनाव के 1 महीना पहले 125 यूनिट आपको बिजली देंगे, और जो 125 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करेगा उसको बिजली का ज्यादा दर देना पड़ेगा। एक बात इसका कैच समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबको 125 यूनिट फ्री है। जो 125 यूनिट तक खर्चा करेगा उसी को फ्री है। तो 80% आदमी 125 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा। तो अगर वो बिजली का दर 2 रुपए था तो बढ़ के हो जाएगा 3 रुपया। और जो कुछ लोग हैं जो 125 जिनको फ्री मिलेगा, उनको स्मार्ट मीटर है, वो बेचारा अपना रिचार्ज नहीं करा पाएगा, तो उसको मिलेगा कैसे? तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये लॉलीपॉप दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब कोई मानने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का कहानी हो गया है खत्म। सर एक डेटा है 60,000 बिहार में पुलिस बल है, जिसमें 30,000 महिला है, और उसमें भी 18,000 जो पुलिस है वो नेताओं के सुरक्षा में है।
तो कहीं ना कहीं 12,000 सही मुद्दा। आप नीतीश कुमार से या डीजीपी से काहे नहीं पूछ रहे हो? आप बताइए। आप हमसे पूछ रहे हैं। हम तो हमारे सुरक्षा में तो एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। जन सुराज के किसी नेता के साथ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। हम लोगों ने आज तक इतने क्राइम बढ़ने के बाद भी आज तक प्रशांत किशोर ने या हम लोगों ने लिखकर कभी सुरक्षा की ना मांग की है ना आगे सुरक्षा मांगेंगे। जब बिहार की जनता नहीं सुरक्षित है तो हमको पुलिस लेकर चलने से क्या फायदा है? आप लोग रोज कवर कर रहे हैं जन सुराज को। आप बताइए हमारे साथ अगर एक भी पुलिस हो तो। बिहार की पुलिस बिहार की जनता के सुरक्षा के लिए होना चाहिए, नेताओं के सुरक्षा के लिए नहीं। प्रशांत जी, मुद्दे वाली बात कर ले। मुद्दे की बात की हाई कोर्ट ने जब सीआईडी का ये दिया था इंक्वायरी करने के लिए, तो इंक्वायरी कहां तक पहुंची है? आप बताएंगे ये गिरी जी। अब की बात करें। इन दोनों महिलाओं से भी मैंने ये पूछा, अभी तक इनको जानकारी नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। और दूसरा, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि सीआईडी को इसको तुरंत करना है। अभी तक सीआईडी का क्या रिपोर्ट है किसी को मालूम नहीं है। मैं चाहूंगा कि गिरी जी एक लाइन वो जो कोर्ट का जजमेंट है आपको बता दें। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अपने जगह पर अभी भी सही है। उस जजमेंट को कोई उससे ऊंचा अदालत ने तोड़ा नहीं है। तो ये सीआईडी और गवर्नमेंट पर बाध्य है, उन लोगों को रिपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोगों के संज्ञान में आया है और इन दोनों महिलाओं को हम एश्योर करते हैं कि इन लोगों की तरफ से दूसरा मुकदमा करके हाईकोर्ट के संज्ञान में हम लोग लाएंगे कि आपका आदेश आज तक पालन नहीं हुआ है। जहाँ तक इनके बेटे का सवाल है, इसके बारे में प्रशांत जी बहुत डिटेल बता चुके हैं। लेकिन एक नया अभी हमको रात में किसी ने व्हाट्सएप किया है, तो फिर उसका कॉपी हमने देखा है। 2 मई को एक लड़का का नाम है समरजीत सिंह, 19 साल का लड़का है। उसका मर्डर इन्हीं के इनका विद्यार्थी था, इन्हीं के मेडिकल कॉलेज में उसका लगता है कि मर्डर कर दिया गया है। और मैनेजमेंट के लोग जिसमें जायसवाल जी भी शामिल है, इन लोगों ने मिलजुल करके इसको यूडी केस लिखा दिया है। पंजाब का रहने वाला लड़का है। हम लोग इस पर जरा अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको आपको डिटेल, इसका पीएम रिपोर्ट वगैरह देख के आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन गिरी सर सीआईडी स्टेट के अंदर में आती है, क्या भरोसा है कि सीआईडी नहीं? तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी मांग कर सकते हैं कि सीआईडी चूंकि नहीं किया कर रहा है, इसलिए इसको सीबीआई को दिया जाए और इसका जांच कराया जाए। मैं आपको श्योर करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर में इन लोगों की तरफ से रिट फाइल हो जाएगा और जन सुराज इसको छोड़ेगा नहीं। इस इशू को जब हम उठा दिए हैं तो हम लोग को पूछे तो यार। 1 मिनट। ऐसा है, बहुत गर्मी है, लेकिन मेरे भाई इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख लड़के किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहे हैं कि बिहार में रहने वाले उनके परिवार के लोग 2 जून का खाना खा सकें। तो थोड़ा सा पसीना अगर आप और हम नहीं बहाएंगे तो बिहार में व्यवस्था नहीं सुधरेगी रे भाई। तो मैं माफी चाहता हूँ कि इसमें गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन थोड़ा गर्मी से कुछ नहीं होगा। तो हर जगह जाके देख रहे हैं बिहार के फैक्ट्रियों में, देश भर की फैक्ट्रियों में बिहार के लड़के हड्डी गला रहे हैं। कल हो के वो आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है। इसलिए बिहार की व्यवस्था सुधरे, इसके लिए थोड़ा बहुत पसीना, थोड़ा बहुत गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।